नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पैरालिसिस पेशेंट की जिनको खाना खाने में दिक्कत होती है। पैरालिसिस पेशेंट मैक्सिमम पेशेंट के अंदर खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। खाना जब हम खाते हैं तो आराम से वो पेट में चला जाता है। मगर कुछ एक पेशेंट्स में पैरालिसिस पेशेंट में हम क्या दिक्कत देखने को मिलती है कि उनको खाना खाने में दिक्कत होती है। खाना मुँह में डालते हैं और वो मुँह में पड़ा हुआ खाना बाहर की तरफ आ जाता है, ना कि वो पेट की तरफ जाता है। इससे पेशेंट को खाना खिलाने में दिक्कत है। पेशेंट की अगर पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो पेशेंट की रिकवरी नहीं हो पाती, मेडिसिन नहीं ले पाता, पानी नहीं पी पाता, तो पेशेंट की बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला है टेम्परेरी आराम हम कैसे ले सकते हैं। अगर पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत हो रही है, खाने को पेट तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर हमें बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है और पेशेंट के हमें बॉडी को फीड करना पड़ता है, खाना देना पड़ता है। मुँह से जा नहीं पा रहा, चम्मच से खिला रहे हैं तो भी वो नहीं जा रहा, वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे पहले राइस ट्यूब। राइस ट्यूब क्या होती है, उसको हम नाक से डालते हैं, नाक से डालते हुए सीधा हम पेट तक लैंड करवा देते हैं। तो अगर हम राइस ट्यूब में कुछ डालेंगे तो वो मुँह में जाएगा ही नहीं और सीधा नाक से होते हुए सीधा पेट में चला जाएगा। तो हम पेशेंट को राइस ट्यूब की हेल्प से फीड करवाते हैं, खाना खिलाते हैं। अब वो कुछ पतला-पतला ही होता है, जैसे अब हमने खिचड़ी बनाई, उसको हमने मथ दिया, एक ग्रेवी सी बन गई, उस ग्रेवी को हमने पेशेंट को दिया। हमने सूजी की खीर बनाई, हमने वो दिया। एग्स इस तरह से आप दे सकते हो, प्रोटीन पाउडर दे सकते हो, तो पेशेंट का जो पेट है वो भरना शुरू हो जाता है राइस ट्यूब की हेल्प से। बट जब तक हमारी मूवमेंट नहीं आती टंग की, हमारी हमारी मूवमेंट नहीं आती ईसोफेगस की, जो हमारी खाना ले जाने वाली पाइप होती है, उसकी मूवमेंट नहीं आती, तब तक पेशेंट का खाना खाना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट के मुंह में जो थूक बन रही होती है वो भी बाहर की तरफ आ रही होती है, जबकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, थूक को अंदर गटक जाते हैं, बट वो पेशेंट गटक नहीं पा रहा होता है, इसी वजह से वो ड्रूलिंग यानी थूक जो है बाहर की तरफ आ रही होती है। अब हम टेम्परेरी तो हमने बात कर लिया कि टेम्परेरी आराम हम राइस ट्यूब से दे सकते हैं। परमानेंट आराम हम कैसे दे सकते हैं। अब परमानेंट आराम अगर हमने पेशेंट को देना है तो हमें समझना पड़ेगा कि पैरालिसिस पेशेंट में खाने को गटकने में क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहा। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन जो है हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी हम जब खाना खाते हैं, खाने को गटकने तक को वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब ब्रेन में क्लॉट आता है या नस फटती है, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो हमें खाना गटकाने में हेल्प करता है, उसमें नुकसान हुआ है, ये बात पक्की हो गई। अब हमने क्या करना है कि पेशेंट की उस ब्रेन के हिस्से को रिकवर करने की कोशिश करनी है कि ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो रिकवर हो जाए। अब हम ब्रेन की रिकवरी की जब हम बात करते हैं तो ब्रेन की रिकवरी हमारी स्किन की रिकवरी की तरह नहीं होती। जब हमें स्किन पे कट लगता है तो स्किन के सेल्स अपनी मात्रा को बढ़ाते हैं और स्किन हमारी बन जाती है और वो घाव भर जाता है। बट ब्रेन में जब भी नुकसान होता है, जैसे नस फटी या क्लोट आया, तो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो इस तरह से रिकवर नहीं करते, वो अलग तरीके से रिकवर करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का कैसे है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये न्यूरॉन सेल्स हैं। ये न्यूरॉन सेल्स के आप देख रहे होंगे कि आगे पीछे कुछ हाथ पैर से निकले हुए हैं। ये जो हाथ पैर कितने निकले हुए हैं और वो कितने और से जुड़े हुए हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन कितना डेवलप होगा। अगर ये कनेक्शंस कम है तो ब्रेन कम है, ब्रेन की डेवलपमेंट कम है। अगर इन्हीं की नेटवर्क ज़्यादा है तो ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ब्रेन कॉम्प्लेक्स है तो वो ज़्यादा अच्छे काम कर पाएगा। यानी ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें हेल्प करती है। जब किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है, क्लॉट आया, नस फटी, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, हाथ नहीं हिला पा रहा, बट अगले 6 महीने में पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। ये रिकवरी क्यों आती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आया, नस फटी, तो ब्रेन को ये समझ में आ गया कि मुझे नुकसान हुआ है, मुझे इसकी भरपाई करनी है। तो ब्रेन अपनी उस भरपाई को कैसे करता है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से करता है। जो सेल्स के कनेक्शंस हैं आपस में वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट जो पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था, खड़ा होना शुरू कर देता है। हाथ बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था, वो थोड़ा सा हिलाना शुरू कर देता है। जो बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था वो बोलना शुरू कर देता है। बट कभी कभार कुछ पेशेंट्स में हम क्या देखते हैं कि उसे गटकने की दिक्कत बनी रह जाती है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन के अंदर पहले 6 महीने बहुत अच्छा काम करती है। मगर ये जब ये 6 महीने बीत जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट में हम जो मर्जी ताकत लगा लें, जो मर्जी हम मेडिसिन चला लें, पेशेंट में आराम आना बंद हो जाता है। अब ये जो आराम बंद हुआ है, अगर हम इसको यहाँ से आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से हर कीमत पे ऑन करना पड़ता है।
बट दिक्कत क्या है कि ब्रेन इसे नेचुरल तरीके से नहीं कर सकता। अगर वो नेचुरल तरीके से नहीं कर सकता तो हमें उसे मेडिसिन की हेल्प से स्टार्ट करना पड़ता है कि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी चालू हो जाए। जब ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा से चालू हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट में रिकवरी आनी शुरू होगी दोबारा से। जब मेडिसिन ब्रेन में जाती है तो पूरे ब्रेन पे काम करती है और पेशेंट के अंदर जो बॉडी में दिक्कतें हो रही थी वो सारी की सारी एक साथ ही सॉल्व होनी शुरू हो जाती है, जो कि अच्छा भी है। तो ये हुआ कि पेशेंट में गटकने का जो परमानेंट आराम है वो किस तरह से आएगा। तो राइस ट्यूब की हेल्प से हम पेशेंट को फीड कर रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पे। जब हम ब्रेन पे काम करते हैं तो हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलता है इस प्रॉब्लम का। तो हमने दोनों पे ही काम करना होता है जिससे पेशेंट की जो वेलबींग है वो बनी रहे, पेशेंट को कम से कम दिक्कत हो और पेशेंट में रिकवरी फास्ट हो। इसके अलावा कोई और तरीका पेशेंट को रिकवर करवाने का पैरालिसिस में नहीं होता, क्योंकि ब्रेन के सेल जो एक बार मर जाते हैं वो मरे ही रहते हैं, वो रिकवर नहीं हो पाते। बस हेल्दी सेल्स हैं जो अपने आप के फंक्शंस को बढ़ाते हुए पेशेंट की में अंदर रिकवरी देखने को हमें दिखाता है, चाहे वो पहले 6 महीने में अपने आप हो या 6 महीने के बाद विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हो। अब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट्स की वीडियोस को देखें जिससे आपको समझ में आना शुरू होगा कि आखिर में न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरह से काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? तब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहली टाइम भी मैंने एस्कोट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती है। पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना,
तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे और बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत जल्दी, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा मुझे, इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो, हुए एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको। जी, जी, जी।